नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला देश है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिएगा यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जो पहले राष्ट्रमंडल खेल थे इनका जो आयोजन था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं भारत में पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल थे 2010 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन था दिल्ली में किया गया था किस वर्ष में? तो 2010 में। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला देश कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था 1930 में। वहीं भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन था वर्ष 2010 में दिल्ली में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है, कार्ल लिनियस। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साहित्य अकादमी का यहाँ पे मुख्यालय पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? यानी कि जब यह जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? इंपॉर्टेंट यह युद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्लासी का युद्ध। तो सबसे पहले इसकी डेट आप क्लियर कर लीजिएगा। इसकी डेट क्या है? 23 जून 1757 को यह प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य। तो इस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश सेनापति कौन था उस समय? तो रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के मध्य जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 13 जून 1757 को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सिराजुद्दौला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉयल के नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा रंग जो है उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखिएगा धूसर यानी कि ग्रे रंग का जो संबंध है आपके उर्वरक क्रांति से है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, धूसर यानी कि ग्रे रंग का संबंध जो है उर्वरक क्रांति से है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यहाँ पे हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है।
तो आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो हेडक्वार्टर है यह न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं ऑप्शन ए आपके सामने है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में दो इम्पॉर्टेंट संस्थानों के हेडक्वार्टर हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में ही है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का भी, यानी कि विश्व बैंक का भी जो हेडक्वार्टर है आपको देखने को मिलेगा वाशिंगटन डीसी में ही। तो दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इंपॉर्टेंट हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। इसके अलावा यूएनएससी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, और इसमें जो है परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं। इन दोनों सवालों का आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टाइन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन से। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बार्क कहाँ पर है, तो मुंबई में है। भारत की संविधान सभा का विचार जो है पहली बार किसने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने जो है भारत की संविधान सभा का पहली बार जो है विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है, इसे आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा जो 49वीं समानांतर रेखा है यह यूएसए और कनाडा के मध्य देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा। वहीं ऑप्शन बी आपके सामने है पोलैंड और जर्मनी। तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो हिंडनबर्ग, इसके बारे में आप याद रखिएगा, हिंडनबर्ग इसको हम बोलते हैं, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, या इसको आप कह लीजिए, या यहाँ पे लगा लीजिए ओडरनीस, या ओडरनीस रेखा। यह जो है किस देश के मध्य है, तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो मैग्नीनाट, मैगीनॉट जो रेखा है यह आपकी फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। तो इसे भी आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन डी आपके पास है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इन दो देशों के मध्य कौन सी रेखा है, तो आप याद रखिएगा 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो है यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। अमेरिका और कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा देखने को मिलती है। पोलैंड और जर्मनी के मध्य हिंडनबर्ग रेखा या ओडरनीस रेखा देखने को मिलती है। और फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैगीनाट रेखा देखने को मिलती है। वहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा का संबंध भारत और अफगानिस्तान के मध्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो मैकमोहन किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी। तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा। तो इनको भी आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संचार उपग्रह है, आपको बताना है।
पहला भारतीय संचार उपग्रह इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। एप्पल जो था यह भारत का पहला संचार उपग्रह था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, एप्पल। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर अवस्थित है। तो यह जो फेमस गोल गुंबद है यह आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। और लीकेन जो होते हैं आपके किसके सूचक होते हैं, तो यह जो है आपके एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फायर ब्लाइट रोग का संबंध किससे है। तो फायर ब्लाइट रोग का संबंध किससे हो जाएगा, सेब से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सेब से। और यूनेस्को के द्वारा जो है सांची स्तूप को जो है विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो फेमस सांची का स्तूप है जो आपके कहाँ पर है, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसको जो है किस वर्ष में वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1989 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पहली बार भारत में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वह कौन सी थी, तो आगरा का ताजमहल हो जाएगा। ताजमहल जो है भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था 1983 में। इसके अलावा 1983 में एक और स्थल को घोषित किया गया था जिसका नाम था आगरा का किला। तो इसको भी आप याद रखिएगा, आगरा का किला भी जो है आपका 1983 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। इसके अलावा एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1983 में ही, और इसका नाम था अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं हो गया, अजंता की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल, इन तीनों को जो है 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगरा का ताजमहल 1983 में बना था, पहला हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यह साइट था, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1983 में ही आगरा किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा 1983 में ही अजंता और एलोरा की, इन दोनों गुफाओं को ही आप याद कर लीजिएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो थी इनको भी 1983 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, जो डेट आपके सामने है 1986 की। तो 1986 में किसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा, फतेहपुर सिकरी का जो किला है, फतेहपुर सिकरी का जो किला है, इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1986 में। यह भी आपके आगरा में ही है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं 1993 में भी आपका जो डेट ऑप्शन डी में दिया गया 1993 में, इस वर्ष में भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। भारत की दो इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, कौन कौन सी, तो आप याद कर लीजिएगा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का जो मकबरा था इसको जो है 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा एक और था आपका 1993 में कुतुब मीनार और उससे संबंधित जो स्मारक थे दिल्ली के, इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1993 में। तो सभी चीज़ों में जो मैंने आपको बताई हैं इनको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, हाल ही में भारत का जो 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है किसको घोषित किया गया है, आपको बताना है इसका नाम। मैं आपको बता दूं कि यह किस राज्य में है, तो यह असम राज्य से संबंधित है। तो अब आपको बताना है इसका आंसर कि यह कौन सा स्थल है जिसको भारत का 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, HTTP का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है HTTP।
तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो आपके एक हो गए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता और एक आपका होता है सार्वभौमिक दाता। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता को हम क्या बोलते हैं, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को? तो ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। वहीं जो ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग होते हैं इनको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं। तो दोनों ही आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन होते हैं? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के उस अधिवेशन का आपको नाम बताना है जिसमें स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? कांग्रेस का जो 1906 का अधिवेशन था इसी में जो है स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर हुआ था? तो यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका, यानी कि सेल की जो खोज है यह की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेक्कन क्वीन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी को जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम आपसे पूछा गया है कि कौन सा था? तो आप याद कर लीजिएगा, परम 8000। यह जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी परम 8000। तो इसका नाम आपके जबान पर होना चाहिए। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन था यह किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम। तथा कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता करी गई थी W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता यानी कि आपका क्या हो जाएगा? लिबर्टी, समानता यानी कि इक्वलिटी और बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी की जो अवधारणाएं हैं किस देश से ग्रहण की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को ग्रहण किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। और नेत्र की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेत्र की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तथा निकट दृष्टि दोष को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो मायोपिया भी इसको कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है मायोपिया। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस या इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस भी इसको कहा जाता है। तो इस लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष को जो है समाप्त किया जा सकता है। अपसारी या अवतल लेंस इसको आप बोल सकते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? तो इसमें होता क्या है कि जो रेटिना होता है, रेटिना पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ये फैक्ट आप क्या याद कर लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले ही बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है हम अपसारी या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वहीं दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का?
तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग है यह दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, टैक्स है, आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी को लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को लागू किया गया था और जीएसटी दिवस जो है आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। रूर जो है किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। रूर की यहाँ पे बात हो रही है कि यह जो रूर है यह किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक एरिया है। तो यह जर्मनी का एक इम्पॉर्टेंट औद्योगिक एरिया है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नींबू के रस का यहाँ पे पीएच मान पूछा जा रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो लगभग नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वह 2 होता है यानी कि नींबू आपका अम्लीय होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग जो है 2 होता है। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दृष्टि मतलब को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस में बात की है अभी भी कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको जो है अपसारी लेंस का प्रयोग करना चाहिए इसके निवारण के लिए। अपसारी लेंस को हम बोलते हैं अवतल लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है। और इस अवतल लेंस या अपसारी लेंस की सहायता से जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक या सही किया जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, यहाँ पे आपको बताना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, हुमायूं नामा की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा की रचना की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे महाद्वीप की बात हो रही है, दक्षिण अमेरिका, तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। जो ब्राज़ील देश है यह साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। वहीं साउथ अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थल रुद्ध देश भी आपको याद रखने हैं जो प्रीवियस ईयर आपके एनटीपीसी के परीक्षा में पूछे गए हैं। ये 2 स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पराग्वे और एक आपका हो जाएगा बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया, ये 2 जो हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप के 2 लैंड लॉक्ड यानी कि स्थल रुद्ध देश हैं। तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के 35 और प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है जो एनटीपीसी के परीक्षा में पूछे गए हैं। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।